Hello students, welcome back. This is Imran. We are discussing class 9 physics unit number 3 dynamics 1. इससे पहले वाले यूनिट में हमने मूवमेंट के रिलेटेड पढ़ा था कि कोई भी चीज जो है वो मूव कैसे करती है, मोशन के रिलेटेड बेसिकली हमने स्टडी करी थी, जहाँ पे एक्सेलरेशन, स्पीड वगैरह को हमने डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हम जो है मूवमेंट की जो है फोर्स को देखेंगे कि क्या चीजें होती है जिनकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करने लगता है, या फिर क्या वजह है कि कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो रुक जाता है, किसी ऑब्जेक्ट के चलते हुए डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इन सारी चीजों के पीछे क्या चीज है? बेसिकली इन सारी चीजों के पीछे एक चीज है जिसको हम कहते हैं फोर्स, राइट। तो फोर्स वो एजेंट है जिसके बेस पे ये पूरी जो अर्थ है, ये पूरी जो यूनिवर्स है वो चल रही है। तो यूनिवर्स फोर्स के बेस पे चल रही है। ये जो मार्कर हमें सॉलिड फॉर्म में नजर आ रहा है, आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, ये सब जो है इन सब के पीछे फोर्स है। कैसे आगे जब हम इस चैप्टर में बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। फर्स्ट जो है हम जो है डायनेमिक्स की डेफिनेशन देखेंगे। तो डायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जहां पे हम मोशन और उसकी वजह कोर्स को पढ़ते हैं। मोशन इन इट्स कोर्स कि हरकत और उसकी वजह दोनों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम यूज कह सकते हैं द कनेक्शन बिटवीन फोर्स एंड मोशन। इसकी डेफिनेशन होगी द कनेक्शन बिटवीन फोर्स एंड मोशन। नाउ क्योंकि फोर्स की बात हो रही है तो फोर्स की डेफिनेशन 3.1 टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक फोर्स क्या है चैप्टर का? फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी व्हिच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। फोर्स जो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इससे पहले वाली यूनिट में हमने वेक्टर स्केलर रिलेशनशिप्स को अच्छे से डिस्कस किया था। तो वेक्टर वो क्वांटिटीज होती है जिनमें स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जो चेंज करती है या चेंज करने की कोशिश करती है टेंड्स टू स्टेट ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी की स्टेट को। स्टेट मीन कोई अगर रेस्ट में है तो उससे मूवमेंट में लाने की कोशिश करेगी, या फिर कोई मूवमेंट वाले ऑब्जेक्ट को रोकती क्या चीज है? फोर्स है। स्टार्ट्स और स्टॉप्स, चला दे या फिर रोक दे, इट्स मोशन, हरकत को। स्पीड इट अप और स्लो इट डाउन, या फिर फोर्स क्या करती है? या तो स्पीड अप करती, बढ़ा देती है स्पीड को, या स्लो कर देती है। एंड कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। सही, तो ये फोर्स ये सारी चीजें करती है। नाउ टाइप्स ऑफ फोर्सेस, दो तरह की बेसिकली कैटेगरी से फोर्सेस की, जिनमें नंबर 1 ए में कांटेक्ट फोर्स और इसके बाद आएगा नॉन कांटेक्ट फोर्स। फर्स्ट हम कांटेक्ट फोर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन में लगने वाली फोर्स डेट आर इन फिजिकल कांटेक्ट, जो आपस में फिजिकली कांटेक्ट में हो। फॉर एग्जांपल इस मार्कर और इस हाथ के बिटवीन में जो फोर्स लग रही है हैंड के बिटवीन, ये कॉन्टेक्ट फोर्स है, बिकॉज ये मार्कर इसके साथ फिजिकली कॉन्टेक्ट में आ रहा है। ऐसे ही बुक में एग्जाम्पल है बैट्समैन की, कि बैट्समैन जो है वो हिट करता है बॉल को, तो बॉल और बैट फिजिकली कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो यहाँ जो फोर्स जनरेट हो रही है दैट इज कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक। नाउ कॉन्टेक्ट फोर्स के फर्दर टाइप, जिनमें नंबर 1 नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स का सिंबल एफ ही होता है, लेकिन एन ये बता रहा है नॉर्मल फोर्स। अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, किसी भी सरफेस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा हो, जिससे मान लीजिए एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक है, तो इस बुक में जो टेबल ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है जो कि परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर मतलब क्या? ऐसी फोर्स जो बिल्कुल स्ट्रेट हो टेबल के साथ 90 डिग्री बने, तो ऐसी फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स कहाँ से जनरेट होती है? इस बॉडी का कोई ना कोई वेट हो, और यू नो कि वेट इज अ फोर्स, और वेट जो है जमीन की तरफ, नीचे ग्राउंड की तरफ एक्ट होती है, तो इस बॉडी का फोर्स इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है। और न्यूटन का थर्ड तो है कि एक्शन का रिएक्शन होता है, अगर वेट इसको नीचे की तरफ खींच रहा है तो ये टेबल अपोजिट में इसको ऊपर की तरफ उतनी ही फोर्स है जितना ये वेट ऊपर की तरफ पुश करेगी। तो दैट्स व्हाई ऊपर की तरफ पुश तो हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल है, तो कैंसिल हो गई, ठीक है। ऐसे ही थ्रस्ट फोर्स क्या होती है? द फोर्स दैट propels a flying machine in the direction of motion। फ्लाइंग मशीन को, उड़ने वाली मशीन को जिस डायरेक्शन में वो जाना चाह रही है, उस डायरेक्शन में अगर खिसका दे, फिर मूव करा दे, सही है, मूव करा दे, तो इसको हम कहते हैं थ्रस्ट फोर्स। जो थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लगती है, कैसे? यहाँ पे देखें, अगेन ये एक रॉकेट है, इसको कोई ना कोई वेट है, तो वो वेट इसको नीचे की तरफ एक्ट करा रहा है, ठीक है। अभी ऊपर की तरफ कैसे जा रहे हैं? गैसेस के दम पर। यहाँ से हाई प्रेशर के साथ गैस बाहर आ रही, तो गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर बहुत ज्यादा, बहुत प्रेशर से वो नीचे आ रहे हैं, नीचे की तरफ एक्ट कर रहे हैं, तो अपोजिट में उतनी ही फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। जितना ज्यादा प्रेशर नीचे की तरफ, उतनी ज्यादा फोर्स ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ इतनी ज्यादा फोर्स जनरेट हो जाती है जो वेट से बहुत ज्यादा हो जाती है इसके। तो जब इसके वेट से ज्यादा फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, अनबैलेंस फोर्स, ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स, नीचे की तरफ कम फोर्स, तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करना
स्टार्ट करेगा, और ये जो फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ इसको थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन, फोर्स दैट रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन ऑफ सॉलिड्स। फ्रिक्शन बेसिकली आप समझ लें रगड़ को, सही, दो सरफेस जब कांटेक्ट में आते हैं तो हाँ, दिखने में तो आपको ये बोर्ड अभी स्मूथ लग रहा है ना, लेकिन आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो इसमें भी ऐसे ऐसे आपको ट्रफ एंड ट्रस्ट मिलेंगे, ठीक है, क्रस्ट एंड ट्रफ मिलेंगे। तो दूसरी जब बॉडी इसके ऊपर आती है तो वो ऐसे होती है। अब इन दोनों के बिटवीन में, क्योंकि इनके जो है ना रफनेस की वजह से फोर्स जनरेट होगी, सही है। तो फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन, रिलेटिव मोशन, जो मोशन को रेजिस्ट करे, रोक के, उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स सॉलिड्स की। फ्लूइड लेयर्स में भी जो फ्लूइड जैसे गैसेस हो गए, लिक्विड्स हो गए, इनको हम फ्लूइड्स कहते हैं। फ्लूइड लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, जैसे ऑयल के ऊपर वाटर के ऊपर ऑयल, या फिर वाटर के ही जो लेयर्स हैं उनमें उनमें भी जो फ्रिक्शन पीरियड हो रहा है एटम्स की वजह से, सही, एक एटम के मॉलिक्यूल्स के ऊपर दूसरे एटम्स के मॉलिक्यूल्स, इस तरह से। तो ये जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रही है, रगड़ जो है उसको भी हम फ्रिक्शन कहते हैं। एंड मटेरियल एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के बिटवीन में भी, इन कॉन्टेक्ट एंड स्लाइडिंग, जब भी वो कॉन्टेक्ट में हो तो जो फोर्स लगी हुई है उनके ऊपर वो कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, और या स्लाइड करते हुए जो फोर्स लगी वो भी फ्रिक्शन फोर्स है अगेंस्ट ईच अदर, राइट। तो आई होप इट्स क्लियर। यहाँ पे भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए, बॉक्स है, इसको अगर मैं इस तरफ पुश करूं डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी ऑलवेज, इसको रोकने के लिए, ठीक। नेक्स्ट फोर्सेस को डिस्कस करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट फोर्स इज टेंशन। कॉन्टेक्ट फोर्स में जो नेक्स्ट फोर्स है वो टेंशन है, फोर्स नंबर 4 और दिस इज 5। टेंशन फोर्स बेसिकली स्ट्रेचिंग फोर्स होती है, खिंचाव वाली फोर्स जो दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में होती है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय टू और मोर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, दो या दो से ज्यादा फिजिकल ऑब्जेक्ट, जैसे रॉड है ये, और ये कोई बॉक्स है, कोई भी चीज है, कोई वेट है, डेड आर इन कॉन्टेक्ट में है। थ्रो स्ट्रिंग, रॉक, केबल और स्प्रिंग। थ्रो स्ट्रिंग धागे के थ्रू, रस्सी के थ्रू, केबल किसी केबल वायर के थ्रू, या फिर स्प्रिंग के थ्रू अगर कोई ऑब्जेक्ट फिजिकली कॉन्टेक्ट में है तो उसमें जो स्ट्रेच वाली जो फोर्स है, एक्सटेंशन, खिंचाव वाली फोर्स, उस फोर्स को हम कहते हैं टेंशन। और ये जो टेंशन है अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है। तो अगर आपने जो है वो वेब्स वगैरह देखे हो, मकड़ियों के जाले वगैरह, वो कितनी खूबसूरती से बने हुए होते हैं, वहां पर बिल्कुल एक के बाद एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में ऐसे बने होते हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर टेंशन फोर्स लगा करके स्टेबल कर रहे होते हैं, ठीक है। नाउ इलास्टिक फोर्स, द फोर्स इज दैट एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स शेप। अपनी शेप को बचाने के लिए, शेप में चेंज को रेजिस्ट करने के लिए, रोकने के लिए जो फोर्स लगाता है कोई भी ऑब्जेक्ट, उस फोर्स को हम कहते हैं इलास्टिक फोर्स। फॉर एग्जांपल ये एक मेटल की जो रोड है, आयरन की समझ लें, स्टील की समझ लें, एक सरिया है कुछ लोहे का, तो आप एक हद तक बेंड कर सकते हो, उसके बाद आपको एक फोर्स फील होगी जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी। तो वो जो फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, जो रेजिस्ट कर रही है चेंज को, उस फोर्स को हम कहते हैं इलास्टिक फोर्स। जैसे आप छोड़ोगे तो अगेन ये चीज स्ट्रेट हो जाएगी। जैसे कोई रबर बैंड है, तो आप ऐसे करके ओपन करेंगे तो वो एक लिमिट तक ओपन होगा, उसके बाद आपको बिल्कुल एक फोर्स फील होगी अगेंस्ट, रेजिस्ट करते हुए उस फोर्स एक्सटेंशन को। तो वो जो फोर्स है वो इलास्टिक फोर्स। जैसे स्प्रिंग है, एक लिमिट तक खींचेगी, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा, इसकी इलास्टिक लिमिट से ज्यादा एक्सटेंड कर देंगे तो वो हमेशा परमानेंट खींची रह जाएगी। लेकिन एक लिमिट तक फोर्स ये लगा रही होती है स्प्रिंग वापसी अपनी शेप में आने के लिए, और उस लिमिट के अंदर आप छोड़ देते तो स्प्रिंग वापस से अपनी शेप में आते हैं। तो ये जो रेजिस्टिंग फोर्स है शेप में चेंजिंग, इसको इलास्टिक फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो है कॉन्टेक्ट फोर्सेस की साइड टाइप्स हमने डिस्कस कर लिया, अब हम नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, देखिए कॉन्टेक्ट फोर्स जिस तरह से कॉन्टेक्ट में फिजिकली टच होकर के लगने वाली फोर्सेस को कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं, और डिस्टेंस से लगने वाली फोर्सेस को हम नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। द फोर्स व्हिच एक्ट्स एट अ डिस्टेंस, बिल्कुल एक डिस्टेंस से लगने वाली फोर्स, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट, किसी फिजिकल कॉन्टेक्ट के बगैर, बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच में, ऐसी फोर्स को हम नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स बोलते हैं। अब नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की टाइप्स है। नंबर 1 है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कौन सी फोर्स है? द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स विद मास। वो हर वो ऑब्जेक्ट जिसका मास है, उन दो ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन में जो फोर्स है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जो कॉमन एग्जांपल है दैट इज, आप मान लें ये सन है एंड देयर इज अर्थ। सन और अर्थ के बिटवीन में जो फोर्स है दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स।
सन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करा रहे इस तरह अर्थ को, और अर्थ सन को अपनी तरफ। ठीक है, ऐसे ये मार्कर है और इसके मेरे बिटवीन में भी फोर्स है, हर ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन में फोर्स है। तो इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि ये मार्कर और अगर मेरे बिटवीन में फोर्स है तो ये मार्कर मेरी तरफ आना चाहिए, चिपक जाना चाहिए, क्यों नहीं चिपक रहा है? बिकॉज ये जो मार्कर है ना, इसके मेरे बिटवीन में और इसके और अर्थ के बिटवीन में भी फोर्स है। ठीक है, हम सारे इंटरकनेक्टेड है ना, ये मार्कर है, ये मैं हूँ, ये अर्थ है नीचे, तो मेरे और अर्थ के बिटवीन में भी फोर्स है, दो ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन में फोर्स, दो बॉडीज के बिटवीन में फोर्स, मेरे और इस मार्कर के बिटवीन में फोर्स। अब मेरे और अर्थ के बिटवीन में जो फोर्स है ग्रेविटी की, वो बहुत ज्यादा है मेरे और मार्कर के रिस्पेक्ट में। दैट्स व्हाई मैं जो है मैं और मार्कर इस तरफ एक्ट नहीं कर रहे बल्कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कौन सी फोर्स है? एन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज ऑब्जेक्ट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली जो है, अगर आपने एटम पढ़ा हो केमिस्ट्री में, तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज। ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक, इन चार्ज पार्टिकल्स के बिटवीन की फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, राइट। मैग्नेटिक फोर्स क्या है? एन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स। अच्छा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव का क्या मतलब है? अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होता है तो दोनों के बीच में रिपल्जन होगी, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव के बिटवीन में अट्रैक्शन होती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अट्रैक्टिव और रिपल्जन का मतलब ये हो गया। फोर्स एक्सपीरियंस बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स में जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस है उनको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट, आपको पता है मैग्नेट की एक साइड को नॉर्थ एक को साउथ कहते हैं, उसी तरह दूसरे मैग्नेट की भी एक साइड नॉर्थ और एक साउथ होगी। अगर साउथ और नॉर्थ करीब आएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे को बिल्कुल अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे। और अगर नॉर्थ और नॉर्थ सामने आ गए, फॉर एग्जाम्पल ये भी नॉर्थ और ये भी नॉर्थ आ गया, तो ये रिपल्सिव फोर्स बनेंगे, वो रिपल। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, बेसिकली नेचर में बहुत सारी फोर्सेस है, लेकिन फिजिसिस्ट ने उन तमाम फोर्सेस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और यही 4 फोर्सेस है जिन के थ्रू पूरी यूनिवर्स चल रही है। क्योंकि हमारी यूनिवर्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें इन 4 फोर्सेस के थ्रू होती है। ठीक है, तो नंबर 1 फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस। जितने भी फोर्सेस है 4, इनमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। दैट्स व्हाई यहाँ पे वर्ड के नाम के साथ स्ट्रॉन्ग आ रहा है। इट keeps the positively charged proton tightly packed in the nucleus of an atom। किसी भी एटम की जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज जो है, प्रोटॉन जो है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन, एक प्रोटॉन और सारे प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव पार्टिकल एक दूसरे को रेपल करते हैं, पीछे की तरफ पुश करते हैं। तो इन रेपल्जन को रोकने के लिए जो फोर्स लगती है न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर, उस फोर्स को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। The exchange particle are ions with other heavy particles। इसके जो एक्सचेंज पार्टिकल है, मीन यहाँ पे फिजिसिस्ट ये बिलीव कर रहे हैं जो फोर्स जो एक्सर्ट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, उनको उस फोर्स को ट्रेवल कराया जाता है पार्टिकल्स के थ्रू, छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको इॉन्स कह रहे हैं, और अदर हैवी पार्टिकल्स हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे फोटॉन्स वगैरह, बॉन्सन्स, ये वेक्टर बॉन्सन्स के पार्टिकल, बहुत सारे तरह के। तो पियोन्स वो पार्टिकल है जो इन फोर्सेस को जो इन दो पॉजिटिवली चार्ज जो है एटम्स को आपस में जोड़ करके रखते हैं। ये वो पार्टिकल है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी आपस में जोड़ करके रखते हैं। ठीक है, तो इट हैज अ वेरी शॉर्ट रेंज, इसकी रेंज बहुत ज्यादा शॉर्ट है, नियरली इक्वल टू द डायमीटर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के डायमीटर के बराबर। ये प्रोटॉन जो दिखता भी नहीं फंडामेंटल पार्टिकल, उसका डायमीटर मतलब एक कोने से दूसरे कोने के डिस्टेंस, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -15। अब 10 की पावर जितनी ज्यादा बड़ी होती है उतना ज्यादा छोटा डिस्टेंस है। अब हाउ साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है, तो ये तो उनकी एफर्ट है, उनकी जो रिसर्च है, टाइम लगाते हैं। तो ये है डायमीटर, तो बहुत शॉर्ट रेंज तक ये फोर्स जाती है न्यूक्लियस से बाहर तक। सही। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये भी फंडामेंटल फोर्स है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नाम से समझ आ रहा है, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट मीन मैग्नेट। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट की जो दोनों की फोर्सेस, उनको हम शॉर्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं।
एक बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस के बिटवीन में एक होती है। इट इंक्लूड बोथ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। देखिए ये अट्रैक्शन भी होते हैं इन फोर्सेस के थ्रू, रिपल्जन भी होती है, ठीक है। द एक्सचेंज पार्टिकल इज फोटोन। इसका जो एक्सचेंज पार्टिकल है जो इन फोर्सेस को लेके जाता है वो फोटोन है। चार्जेस के बिटवीन जैसे पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, इनके बिटवीन में फोर्स, ये जो एक एटम है फिर दूसरा एटम है, सो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इनके बिटवीन में फोर्स, ठीक है। या फिर इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव के बिटवीन में फोर्सेस जो है एटम्स के, इन फोर्सेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ये अट्रैक्टिव भी होते हैं और नेगेटिव नेगेटिव पार्टिकल्स अगर करीब आ गए तो फिर रिपल्सिव भी होते हैं। तो अब इनका जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो फोटोन है, मास लेस होता है फोटोन। फोटोन के थ्रू ये जो है फोर्सेस माइग्रेट करती हैं। इट हैज इनफाइनाइट रेंज। इसकी रेंज इनफाइनाइट है बिकॉज इसका जो पार्टिकल है वो मास लेस है। इनके पार्टिकल हेवी होते हैं इसलिए इनकी जो रेंज है वो फाइनाइट है। इसकी पार्टिकल का मास ही नहीं है तो ये इनफाइनाइट रेंज तक जाते हैं बहरहाल। लेकिन इनको अगर आप डिस्टेंस पे दूर करते जाएंगे एटम से तो वो फोर्स कम होगी, लेकिन तब भी वहां पे भी रहेगी, ठीक है। तो इन्हीं फोर्सेस को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को मजीद जो है हम अभी इससे पहले पढ़ के आ गए, टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स, ये सारी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की टाइप्स है। अब नॉर्मल फोर्स, टेंशन है, कोई भी मैं एक एग्जांपल दूं, नॉर्मल फोर्स एग्जांपल हूं, ये बुक है एक नॉर्मल फोर्स टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो अगर मैं टेबल, ये जो टेबल है, ये टेबल है, इसके अगर मैं एटम्स बनाऊं तो मान लो ये एटम्स है टेबल के, ठीक है, और ऊपर ये बुक है और ये बुक के एटम्स आ गए। टेबल के और बुक के एटम्स एक दूसरे से बिल्कुल फिजिकली कांटेक्ट में आ गए तो यहाँ अंदर ये जो फोर्सेस आपको दिख रही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो लग रही है, ठीक है। तो वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिजल्ट में इसको ऊपर की तरफ पुश कर रही है बुक को, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है। टेंशन, फ्रिक्शन, जो भी कांटेक्ट फोर्सेस है वहां, ये सारी एग्जांपल्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। आई होप इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट फोर्सेस, नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि दो या दो से ज्यादा बॉडी से हर बॉडी एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऑल यूनिवर्स के ऊपर जो फोर्स लग रही है एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर लगा रही है, जैसे सन अर्थ के ऊपर, अर्थ मून के ऊपर, मून अर्थ के ऊपर, तो इन सबको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इट इज द वीकेस्ट फोर्स, सबसे वीकेस्ट फोर्स है चारों फोर्सेस में, सबसे वीक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। द एक्सचेंज पार्टिकल इज ग्रेविटोन। ये ग्रेविटोन एक्सचेंज पार्टिकल है, मास लेस है, दैट्स व्हाई इसकी जो रेंज है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट रेंज। वीक न्यूक्लियर फोर्स, इट इज अ वेरी वीक फोर्स, बहुत ज्यादा वीक है, 10,000 टाइम्स वीकर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इससे पहले जो हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पढ़ी थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमने बात करी थी, ऐसे ही जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये बहुत ही ज्यादा वीक है। द एक्सचेंज पार्टिकल्स आर वेक्टर बोसन्स। इनके जो एक्सचेंज पार्टिकल वो वेक्टर बोसन्स है जो कि W पॉजिटिव, W नेगेटिव और Z नोट से डिनोट करती है। तीन पार्टिकल्स हैं बेसिकली, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिव डिके। इन्हीं की वजह से रेडियो एक्टिव डिके होता है, किसी एलिमेंट में से कुछ पार्टिकल निकलते हैं और उस एलिमेंट की पूरी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे यूरेनियम जो है वो डिके हो जाता है और डिके होके रेडियम बन जाता है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स जो डिके होते हैं और इसी प्रोसेस के थ्रू हम जो है एज वगैरह भी बताते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी एनिमल के डेथ रिमेन की, ठीक है। इट हैज वेरी स्मॉल रेंज। इसकी जो रेंज है सबसे कम रेंज है, 10⁻⁻17 रेंज इसकी बहुत ज्यादा कम है। अच्छा एक चीज है जो ग्रेविटोन है, मासलेस है, ये अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ। जैसे ये डिटेक्ट हुआ, इनके हमने सैंपल्स भी हमें पता है, इनके ऊपर पूरी पूरी जो थ्योरीज हैं प्रूफ भी करे गए इन पार्टिकल्स को अपनी रिसर्च में, थ्योरीज में, लेकिन ये जो ग्रेविटोन है अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। ये जस्ट अभी तक एक कॉन्सेप्ट है, समझ में, थ्योरी है। तो यहाँ पे फंडामेंटल पार्टिकल सारे होगा। अब हम आगे जो है कुछ दो एक आध डेफिनेशन है 3.1 फोर्स के, तो ये 3.1 फोर्स का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स डायग्राम्स। कॉमनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स डायग्राम। दो तरह की फोर्स डायग्राम होती है। सिस्टमैटिक डायग्राम शॉर्ट फॉर्म में एसडी से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम और शॉर्ट टर्म में एफबीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिस्टमैटिक डायग्राम क्या होता है? इज अ विजुअल एक्सप्रेशन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड। किसी भी फिनोमिना को, किसी भी प्रोसेस को, किसी भी एक्सपेरिमेंट को आप दिखा रहे हैं तो सारी चीजें जो जो रिक्वायर्ड है वो सब लाकर के अगर आप दिखाएं
तो इसको हम कहते हैं एसडी सिस्टम डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? सिस्टमैटिक स्कीमेटिक सॉरी, जैसे स्केच वगैरह बनाते हैं, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन इन विच ओनली द ऑब्जेक्ट बीइंग एनालाइज्ड इज ड्रॉन। सिर्फ ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जिसको हम एनालाइज करना है, जस्ट उसी को ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल है एसडी की, ये कि एक फिश को जो है वो स्ट्रिंग के थ्रू होल्ड किया हुआ है, तो इसके जो ये एफबीडी जो डायग्राम बनेगी वो ये है, जहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं एनालाइज कर रहे हैं, जस्ट उसी की डायग्राम बनी है। और हमने बताया इसमें दो फोर्सेस लग रही, क्योंकि ये हैंग है ना, तो नीचे इसमें ग्रेविटी एक्ट कर रही और ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन लगी हुई। तो एफबीडी में थ्री बॉडी डायग्राम में हम सारी फोर्सेस पे ड्रॉ करके बताते हैं, और फोर्सेस के मैग्नीट्यूड लेंथ वगैरह भी, जितनी ज्यादा फोर्स उतना बड़ा उसका मैग्नीट्यूड होगा, प्रॉपर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फोर्स। तो किसी भी बॉडी में लगने वाली सारी फोर्सेस को हम नेट फोर्स कहेंगे, सारी फोर्सेस के संग। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इसमें कितनी फोर्सेस इस वक्त एक्ट हो रही है? एक तो ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ इसके वेट की वजह से, एक नॉर्मल फोर्स जो मेरा हैंड इसको अपर डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लग रही है, और अगर यहाँ से कोई फोर्स लग रही है वो फोर्स, वहां से कोई फोर्स लग रही है वो फोर्स, तो सारी फोर्सेस का एडअप करके सम अप करके जो फोर्स आती है उसको नेट फोर्स बोलते हैं। द नेट फोर्स इज द टोटल इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी में लगने वाली सारी फोर्सेस। इफ इट हेल्प अस टू डिटरमाइन इफ द फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट आर बैलेंस और अनबैलेंस। ये हमें बताती है कि जो फोर्सेस लग रही है ऑब्जेक्ट में वो बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है। जैसे अगर बैलेंस फोर्स होगा तो ऑब्जेक्ट रेस्टिंग पोजीशन में रहेगा, अगर फोर्सेस अनबैलेंस होंगे तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। फॉर एग्जांपल इस वक्त ये बैलेंस है, इट मीन इसमें जो लगने वाली नीचे की वेट का फोर्स और ऊपर जो नॉर्मल फोर्स वो इक्वल है, इस वजह से ये मूव नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं थर्ड फोर्स को यूज कर दूं यहाँ से, तो अब इस डायरेक्शन से उस तरफ फोर्स ज्यादा हो रही, तो वहां से एयर की डिस्टेंस इतनी है नहीं जो उसको रोके, तो फोर्स ज्यादा होने की वजह से, अनबैलेंस फोर्स लगने की वजह से ये मूव कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये टग एंड बॉल, अगर आपने वो रस्सी वाला गेम खेला हो, तो यहाँ पे ए टीम है और वहां पे बी टीम है, फॉर एग्जाम्पल दोनों खींच रहे हैं और दोनों सेम मैग्नीट्यूड से खींच रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे एरो का लेंथ दोनों का सेम बनाया, ये हमें ये बता रही है लेंथ के दोनों की तरफ फोर्सेस बराबर लग रही। तो ये डायग्राम बनाने का एक तरीका होता है, जब भी आप डायग्राम बनाते हैं फोर्सेस में तो देख के बनाना होता है। तो ये है दोनों फोर्सेस बराबर है, बैलेंस है, तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ऑब्जेक्ट जो है वो रस्सी जो है जहां है उसी पॉइंट पे रहेगी। यहाँ पे देखिए ये फोर्स ज्यादा बड़ी बनी, इट मीन इस तरफ ज्यादा फोर्स लग रही है, तो ये जो है ना रोप उस डायरेक्शन पे मूव करेगी। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट टॉपिक फ्री बॉडी डायग्राम एंड रिजल्टेंट नेट फोर्स। इस टॉपिक 3.1 फोर्स का लास्ट टॉपिक है ये। तो द नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपली एडिंग फोर्सेस। नेट फोर्स कहो या फिर रिजल्टेंट फोर्स कहो, ये कैसे हमें मिल सकती है? सिंपली जितने भी फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं सबको एड अप करके। A resultant force is a single force that has the same effect as the combined effect of all forces. Resultant force वो एक सिंगल फोर्स है जो सारी फोर्सेस के इफेक्ट का सिंगल होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो है वैगन है या फिर कुछ है, कार है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसपे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है 4 न्यूटन की, और यहाँ से भी 4 न्यूटन की फोर्स आगे को लग रही है, तो टोटल इस ऑब्जेक्ट में कितनी फोर्सेस लग रही है? देखिए फोर्सेस बिल्कुल पैरेलल है एक दूसरे के, तो एडअप हो जाएंगे और 8 न्यूटन की टोटल फोर्स इसको इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है। जैसे यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट है जिसमें इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है 4 न्यूटन की, और इसी की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ठीक है, पैरेलल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। जब अपोजिट इन डायरेक्शन होता है तो नेगेटिव साइन हम शो करते हैं, तो प्लस माइनस कैंसिल होकर ऑब्जेक्ट रुका रहेगा, मूव नहीं करेगा। ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ये नहीं मूव कर सकता बिकॉज फोर्सेस कैंसिल होगी। तो इसमें जो नेट फोर्स निकल के आ रही है वो 0, इसका जो नेट फोर्स निकल के आ रहा है वो 8 न्यूटन है। Okay, now we cannot make such algebraic addition of vectors when vectors are making certain angles. अभी देखें ये तो वेक्टर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में थे ना, इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले जो फोर्सेस थी हॉरिजॉन्टल थी, कोई एंगल नहीं बन रहा था, तो हम सिंपल एड अप कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी एंगल्स में फोर्स लगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक फोर्स ऐसे लग रही है, ठीक है, और एक फोर्स जो है इसके ऊपर ऐसे लग रही है, एक फोर्स इसके ऊपर ऐसे लग रही है, तो डिफरेंट एंगल्स से फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, तो बताओ ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन पे जाएगा?
ये किस डायरेक्शन में जाएगा। अब हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में जाएगा, तो वो कैसे निकालते हैं। इन सच केसेस अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में एंगल्स में लग रहे हैं, वी ड्रॉ वेक्टर्स, तो हम क्या करते हैं, वेक्टर्स जो फोर्सेस हैं इन वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इनको ड्रॉ करते हैं। एंड एड देम बाय हेड टू टेल रूल, फिर इनको हेड टू टेल रूल के थ्रू ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त मुझे बताना है कि ये बॉक्स किस डायरेक्शन में मूव करेगा इन तीन फोर्सेस के रिजल्ट में, तो मैं इनको कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ड्रॉ करूंगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ये सिस्टम, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। अब यहाँ पे जो पहली फोर्स है इस डायरेक्शन पे नीचे की तरफ लग रही है, दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में, तीसरी डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर मैं फर्स्ट इस फोर्स को ड्रॉ करूं जो कि इस डायरेक्शन पे लग रही है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ऐसे, तो हेड टू टेल रूल का मतलब जो भी आपने फर्स्ट फोर्स इनमें से किसी को भी कंसीडर कर दिया, अब जो दूसरी फोर्स आप लोगे उसको क्या करोगे, उसकी टेल को फर्स्ट वाले की हेड पे रखोगे। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको दूसरी फोर्स दे रहा हूँ, तो ये ऐसे एक्ट कर रही है, ठीक है, तो मैंने इसकी टेल को इसकी हेड पे रखा। अब जो थर्ड ईयर है गई है, इसकी टेल इसके हेड पे आएगी, देखिए डायरेक्शन पे जा रही है, ऐसे डायरेक्शन में बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन, तो थर्ड जो है वो ऐसे बनेगी, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो फोर्स निकल के आएगी वो क्या होगा, पहले वाले की टेल से लास्ट वाले हेड को मिलाना है इसे, तो रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, सही है। तो आई होप ये टॉपिक्स आपको क्लियर है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड स्टे स्ट्रॉन्ग, टेक केयर, बाय बाय।